जब दो बड़े देश ट्रेड वॉर करते हैं, चाहे अमेरिका जैसा देश ट्रेड वॉर दुनिया का सबसे होता है, इसका छोटे और मिडिल पावर देश इंडिया, मैक्सिको, इन छोटे देशों पर क्या असर पड़ता है? यूएस ने जो किया है ये बेसिकली उसने हर अलग देश के ऊपर अलग अलग टैरिफ लगा रखा है, जो कि जो विश्व की दुनिया की वाणिज्य की जो रूल मेकिंग प्रकार है, डब्ल्यूटीओ जिसे हम लोग कहते हैं, उसके खिलाफ है। चाहे वर्ल्ड ट्रेड या ग्लोबल ट्रेड बोले, वो इंटरनेशनल रिलेशंस और जियो पॉलिटिक्स को किस तरीके से शेप कर रही है? अगर कोई देश कोई भी सामग्री दुनिया का उसका पूरा सप्लाई उसके हाथों में हो और वो बहुत ही अहम सामग्री हो, तो फिर वो जो उसकी जो पावर आती है, वो सप्लाई जो डोमिनेट करता है, उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं जियो पॉलिटिकल कारणों के लिए। तो एडवांस कंट्रीज के जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, उनके पास बिल्ड क्वालिटी बढ़िया होती है, बढ़िया फैसिलिटीज होती है, और उनके जो सामान होते हैं काफी अच्छे होते हैं। तो क्या हमारे जो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनके पास उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है? तो क्या छोटे मैन्युफैक्चरर जो इंडिया में, उनके लिए नुकसान नहीं है? यूएस टैरिफ्स की वजह से ग्लोबल ट्रेड पर क्या प्रभाव पड़ा है, और कैसे अमेरिका में एक नीति में बदलाव आता है, गुजरात में कोई फैक्ट्री बंद हो जाती है? यूएस जो कर रहा है कि उसका मार्केट पावर है। हमारे एक्सपोर्टर्स उस मार्केट के ऊपर निर्भर है। अगर वो मार्केट बंद हो जाती है, यहाँ पे लोग की नौकरियां जाएंगी, अलग अलग बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। सर, चाइना भी हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन चाइना को हम कुछ बेच नहीं पाते। लगभग $100 बिलियन का ट्रेड घाटा है हमारे पास। दुनिया में 66 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, क्लासिफिकेशन है। चीन उसमें 56 में डोमिनेंट है। जो इतना हाइपर कॉम्पिटिटिव बन चुका हो जो राष्ट्र, वहाँ पे आप क्या बेचेंगे? जो भी आप बेचना चाहते हो वहाँ पे चीन वो सस्ता से बनाता है। तो भारत जब ट्रेड किसी भी कंट्री से ट्रेड डील करे, तो उसमें अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को सेफ रखने की कोशिश करता है। ऐसा क्या है इंडिया अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सेफ रखना चाहता है? किसी यूके के साथ भी, यूरोपियन यूनियन के साथ भी, अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील में सबसे बड़ा मुद्दा यही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट। भारत की जो हमारी पॉलिसी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और कई बार तो ट्रोल भी लोग करते हैं कि मेक इन इंडिया के असेंबल इन इंडिया हम करते हैं। नमस्कार, मैं गोविंदराज, स्वागत है आपको आज की इस विशेष पॉडकास्ट में। आज पूरी दुनिया एक दूसरे पर निर्भर है। पूरा देश एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। लेकिन जब से अमेरिका में ट्रम्प आए हैं शासन में, वो ट्रेड का जो ऑर्डर चल रहा था, पूरा उथल पुथल मच गया है। एक दूसरे पर जो निर्भरता थी, वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। ट्रेड ऑर्डर में काफी बदलाव आ रहे हैं। आज इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सेंटर फॉर WTO स्टडीज के हेड प्रोफेसर प्रीतम बनर्जी सर। WTO के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम कर चुके हैं। स्वागत है सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो हम समझने कि वर्ल्ड ट्रेड जो है काम कैसे करता है? देखिए, वर्ल्ड ट्रेड काम करती है कि जैसे आप कह रहे थे कि निर्भरता है। हर देश कुछ सामग्री में बनाने में ज्यादा माहिर होते हैं, और हम लोग हर देश हर कंपनी अलग अलग जगहों पे ये सामग्रियां बनाती है, और एक दूसरे के साथ ये जो व्यापार होता है उसी से ये निर्भरता बढ़ती है। हम देश के बीच में भी जैसे देखते हैं कि बिहार से कुछ चीजें आती हैं, महाराष्ट्र से कुछ चीजें आती हैं, हर राज्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। उसी प्रकार दुनिया के हर देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर है अलग अलग सामग्रियों के लिए। और ये जो निर्भरता है, ये पिछले 70-80 सालों से, मतलब जब विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध खत्म होने के बाद से और ज्यादा ये निर्भरता बढ़ गई है। इंटीग्रेशन जो है दुनिया के आपस में देशों के बीच में, वो और भी बढ़ गई है। सर, वर्ल्ड ट्रेड या ग्लोबल ट्रेड बोले, वो इंटरनेशनल रिलेशंस और जियो पॉलिटिक्स को किस तरीके से शेप कर रही है? देखिए, आज ऐसी स्थिति है, जैसे मैं आप कह रहे थे कि निर्भरता है। अगर कोई देश कोई भी सामग्री दुनिया का उसका पूरा सप्लाई उसके हाथों में हो और वो बहुत ही अहम सामग्री हो, तो फिर वो जो उसकी जो पावर आती है कि वो सप्लाई जो डोमिनेट करता है, उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं जियोपॉलिटिकल कारणों के लिए। जैसे हम लोगों ने रिसेंट पास में देखा कि चीन ने जो इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स हैं, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स में जाती हैं, मेडिकल इक्विपमेंट में जाती हैं, उसकी पूरी सप्लाई चीन के पास है। और उसीलिए उसको, उस शक्ति को उसने इस्तेमाल करते हुए अपना जो खुद की जो निजी उनकी प्रायोरिटीज हैं, उन्होंने हर देश के साथ पुश किया है कि उनको कहा है कि अगर आपको ये सप्लाई चाहिए, अगर आपको इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स की सप्लाई चाहिए, तो हमारे जो प्रायोरिटीज है आपको ध्यान में रखना होगा। तो अगर आपका पावर है किसी सामग्री के ऊपर, सप्लाई चेन के ऊपर, यूएस जो कर रहा है कि उसका मार्केट पावर है। हमारे एक्सपोर्टर्स उस मार्केट के ऊपर निर्भर है। अगर वो मार्केट बंद हो जाती है, यहाँ पे लोग की नौकरियां जाएंगी, अलग अलग बिजनेसेस बंद हो जाएगी, तो मार्केट मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों का आप इस्तेमाल करके, उसकी शक्ति को इस्तेमाल करके अपने जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स रीच कर सकते हैं। यूएस टैरिफ्स की वजह से ग्लोबल ट्रेड पर क्या प्रभाव पड़ा है, और कैसे अमेरिका में एक नीति में बदलाव आता है, गुजरात में कोई फैक्ट्री बंद हो जाती है? तो इसका भारतीय समाज और भारत के ट्रेडर पर क्या असर हो रहा है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे आपने पिछले वाले में बता रहा था कि अगर आप डिमांड आपके पास बहुत है, अगर कुछ सामग्री जो भारत बनाती है, वहाँ का सबसे ज्यादा जो खरीदने वाला जो इकोनॉमी अगर यूएस हो, तो अगर वो टैरिफ लगाती है, जिससे हमारी सामग्री की वहाँ पे जो प्राइस है इतनी बढ़ जाती है कि वो बिके नहीं,
तो फिर यहाँ पे नेचुरली उसकी प्रभाव आएगा, यहाँ पे डिमांड हम लोग नहीं सप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पे फैक्ट्रीज बंद होगी, नौकरियां जाएगी, तो ये एक कारण है। यूएस ने जो किया है ये बेसिकली उसने हर अलग देश के ऊपर अलग अलग टैरिफ कर रखा है, जो कि जो विश्व की दुनिया की वाणिज्य की जो रूल मेकिंग प्रकार है, डब्ल्यूटीओ जिसे हम लोग कहते हैं, उसके खिलाफ है। उसने वो सारे रूल्स तोड़ के ये सारे स्टेप्स उठाए हैं। सर पूरी दुनिया के देश हैं, छोटा देश है चाइना से लेकर भारत या जो मिडिल पावर वाले सारे देश हैं, अमेरिका में ऐसा क्या खास है कि उनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, उनके अगर ट्रेड नहीं करते उन्हें बहुत नुकसान होता है। देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है। अभी भी अमेरिका के 330-40 मिलियन जो जनता है, उनकी बाइंग पावर बहुत हाई है। उनके पर कैपिटा इनकम अगर आप देखें दुनिया के सबसे ऊपर की तरफ है, 70-80 पर कैपिटा इनकम है। तो इतना बड़ा जो बाजार है, सभी देश उसमें बेचना चाहते हैं क्योंकि वो डिमांड जनरेट करता है। लेकिन जैसे हमारे देश में भी मध्यम वर्ग की जो संख्या है बढ़ेगी और मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, तो डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत अहमियत रखता है। चीन भी आज बहुत बड़ा बाजार है। तो हाँ, अमेरिका बहुत ज्यादा डोमिनेट बाजार है डिमांड के माध्यम से, बट बाकी देश भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगले 10-15 सालों में आप देखेंगे कि भारत, चीन, ये सारे बाजार भी बहुत ज्यादा अहमियत रखेंगे अपने जगह से। सर चाइना भी हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन चाइना को हम कुछ बेच नहीं पाते। लगभग $100 बिलियन का ट्रेड घाटा है हमारे पास। चाइना ऐसा क्यों है कि हम चाइना को कुछ भी नहीं बेच पाते? थोड़ा बहुत स्टील और लोहा यही सब बेचते हैं। देखिए, चाइना बहुत ही यूनिक राष्ट्र है। हमारे जो हम जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके इतिहास की अगर आप परिभाषा में देखें, तो दुनिया में कभी भी कोई देश लेबर इंटेंसिव सामान और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सामान में एक साथ डोमिनेट नहीं रहा है। पूरे दुनिया में 66 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, क्लासिफिकेशन है। चीन उसमें 56 में डोमिनेंट है। तो जो इतना हाइपर कॉम्पिटिटिव बन चुका हो जो राष्ट्र, वहां पे आप क्या बेचेंगे? जो भी आप बेचना चाहते हो वहां पे चीन वो सस्ता से बनाता है। तो इसीलिए थोड़ा अभी हमारे लिए प्रॉब्लम है। और चीन बहुत सारे अनफेयर ट्रेड मीन्स भी यूज करती है। ये जो उसकी डोमिनेंस है, इसको बनाने के लिए पिछले 10-15 सालों में उन्होंने बहुत सारे जो ट्रेड के कानून है वो तोड़े हैं। तो क्योंकि वो नॉन मार्केट इकोनॉमी है, बहुत कुछ वो कर सकते हैं। लेबर के लिए सब्सिडाइज लोन दे दिया, लैंड फ्री में दे दी, जो हमारे जैसे देश में नहीं हो सकता। तो और इस पे ये सारी चीजों को इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बना लिया है बहुत सारे क्षेत्रों में। उसीलिए कुछ भी चीज चीन को बेचने के लिए हमको मुश्किल पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव। जब दो बड़े देश, जब ट्रम्प आया तो पिछले टर्म में भी चीन के साथ ट्रेड वॉर किया था, और इस बार भी ट्रेड वॉर जो टैरिफ लगा रहे थे इसको एक दूसरे टर्म में ट्रेड वॉर बोली जा रही है। पूरी दुनिया के साथ ट्रेड वॉर कर रहे हैं। जब दो बड़े देश ट्रेड वॉर करते हैं, चाहे अमेरिका जैसा देश ट्रेड वॉर दुनिया के साथ खेलता है, इसका छोटे और मिडिल पावर देश इंडिया, मैक्सिको, इन छोटे देशों पर क्या असर पड़ता है? मिडिल ये पावर बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। प्रभाव तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि एक तरफ चीन है जिसके पास सप्लाई की पावर है, वो इतने सारे क्षेत्रों में डोमिनेंट है और दुनिया में बहुत सारे देश निर्भर करता है उसके सप्लाई के ऊपर। दूसरी तरफ यूएस है जो दुनिया के सबसे बड़ी मार्केट है, जिसके पास डिमांड है। तो डिमांड में भी और सप्लाई में भी ये जो उनका शक्ति है वो वेपनाइज कर रहे हैं जियो स्ट्रेटेजिक वजहों के लिए। तो जो बीच स्तर के कंट्रीज हैं जैसे मेक्सिको हो गया, कनाडा, इंडिया, उनके लिए दोनों तरफ से ये एक संकट है। इसमें इसके उभरने के लिए एक ही है कि आप अपना खुद का इकोनॉमी को शक्तिशाली बनाओ धीरे धीरे अगले 10-15 सालों में। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो फोकस कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, बाई लोकल, ये सारे जो उनके नारे हैं, इसी दिशा में देश को ले जाने के लिए। और अमेरिका जब भारत पे टैरिफ लगाया उसके बाद इंडिया लगातार ट्रेड डील्स कर रहा है। एफटीए सेंटर यूरोपियन यूनियन के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, यूके के साथ वाले कर चुका है। तो इन ट्रेड डील्स पहले तो बताइए, ट्रेड डील्स होता कैसे है और इसमें एफटीए खासकर क्या है? देखिए, ट्रेड डील एसेंशियली वो एक ऐसी एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो दो देश आपस में ये कहते हैं कि हम एक दूसरे के सामान के ऊपर बहुत कम टैरिफ लगाएंगे या टैरिफ लगाएंगे ही नहीं। सर्विसेज और बाकी दूसरे क्षेत्र हैं उसी में भी रूल्स हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई कर देंगे ताकि व्यापार आसानी के साथ हो सके। और ये हैंडशेक है, मतलब हमेशा के लिए हम लोग एक दूसरे के साथ ये व्यवस्था बना के रखेंगे। तो आप समझ सकते हैं जहाँ पे विश्व में डामाडोल चल रहा है, तो डब्ल्यूटीओ की जो विश्वव्यापी जो हमारी रूल्स थी वो अभी बहुत हाल उसका खराब है, यूएस और बाकी देश भी तोड़ रहे हैं। तो इस स्थिति में भारत के लिए बहुत ही अहम होता है कि जो उसके मेन इकोनॉमिक पार्टनर्स है, यू हो गया, यूके हो गया, उनके साथ ऐसे एफटीए करके आपसी जो व्यापार का जो व्यवस्था है उसको एकदम स्टेबल कर ले, ताकि हमारे बिजनेसेस चलता रहे, बढ़ता रहे। कई बार होता है कि हम ट्रेड डील कर तो लेते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो उसको लागू करने की चीज़ होती है वो बहुत पीछे रह जाती है। तो वो ग्राउंड पर कैसे लागू की जा सकती है? ट्रेड डील इसका ग्राउंड पे क्या इम्पैक्ट होता है? एक सेलर के, इंडिया का जो एक सेलर है, बायर है, या जो पब्लिक है,
उनको कैसे इफेक्ट करता ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बड़े उद्योग है है? उनको ये ट्रेड डील के बारे में सारा जो इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल होता है। हम्म, इससे कैसे वो फायदा उठा सकते हैं उनको भली भांति उनको पूरा इन्फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो लघु उद्योग होता है, जो छोटे व्यापारी होता है, उनके लिए अवेयरनेस ही नहीं होता है कि भाई ये डील हुआ है, इसके लिए मेरे लिए क्या फायदा है, इसमें कौन से रूल्स चेंज हुए जिसके माध्यम से मैं अपने व्यापार को आगे ले जा सकूं। तो ये अवेयरनेस बनाना जो है वहाँ पे थोड़ा सा हमारी वीकनेस अभी भी है और वहाँ पे सरकार काम भी कर रही है। क्योंकि आप मान के चलिए अगर सारे प्रोग्राम्स जो हैं, अगर दिल्ली, मुंबई, पुणे ये सब बड़े शहरों तक सीमित रह जाता है, तो फिर वो जो एक्सपोर्टर जो कानपुर से हो, उससे भी छोटा शहर से, जो बिहार से, आसाम से, उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाता। तो ये अवेयरनेस बनाना बहुत अहम बात है और आप जैसे जो युवा पॉडकास्टर्स हैं, आप बहुत इस पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो भारत जब ट्रेड किसी भी कंट्री से ट्रेड डील करे तो उसमें अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को सेफ रखने की कोशिश करता है। ऐसा क्या है इंडिया अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सेफ रखना चाहते हैं? किसी यूके के साथ भी, यूरोपियन यूनियन के साथ भी, अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील में सबसे बड़ा मुद्दा यही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे जो कृषक हैं, जो डेयरी फार्मर्स हैं, उनकी स्केल बहुत छोटा है और ये लाइवलीहुड से बहुत सारे भारत के लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर हम इसको इसको विश्व के कंपटीशन में खोल देते हैं, तो इसमें बहुत सारे वोलेटिलिटी आ सकती है, लोगों की नौकरियां, उनकी जो रोजाना जिंदगी की जो लाइवलीहुड है, उसमें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और इससे हमारे फूड सिक्योरिटी भी जुड़ा हुआ है। मान के चलिए कि हम विश्व व्यापार में खोल देते हैं, मार्केट को खोल देते हैं, शायद ऐसा हो कि 1 2 3 साल तक सप्लाई ठीक रहे, फिर सडनली कुछ हो जाए और सप्लाई बंद हो जाए। ये आपकी फूड सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है, आप उसके साथ खेल नहीं सकते। तो इसीलिए हम इसको सेफ रखने के लिए, फूड सिक्योरिटी को सेफ रखने के लिए और हमारे जो छोटे फार्मर्स, डेयरी प्रोड्यूसर्स है, उनकी लाइवलीहुड को चोट ना पहुंचे, इसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग इस क्षेत्र को खोलते हैं। एफटीए में जहाँ तक मुझे समझ आता है कि दो बड़े इकोनॉमिक्स को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं आपस में, मार्केट को, इकोनॉमी को। तो क्या भारत में का जोड़ने से नुकसान भी हो सकता है? ट्रेड डील्स का, एफटीए का नुकसान भी कुछ होता है? अब फायदे तो बहुत एनालिसिस देख रहे हैं, हर जगह फायदे एनालिसिस हो रहे हैं। बिल्कुल सही और बहुत बढ़िया प्रश्न है। लेकिन देखिए, कोई भी लेन देन, एक डील तो डील होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, दो बड़े देश एक साथ, तो वो भी अपना फायदा देख के ही आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा है। तो ये तो नहीं है कि सिर्फ ही सिर्फ फायदा होगा और कोई नुकसान नहीं होगा। कंपटीशन भी बढ़ेगी क्योंकि आप बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे उस देश के व्यापारियों के लिए आप मार्केट अपना खोल रहे हो। तो हाँ, कुछ ऐसे जगह होगा जहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगी, शायद कुछ बिजनेसेस को नुकसान भी पहुंचे। लेकिन जब तक आप दुनिया के लिए अपने मार्केट नहीं खोलते हो, तो आपको कॉम्पिटिटिव बनना भी एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप हमेशा बंद करके रखो तो आप कभी कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाओगे। तो दोनों देशों को फायदा है। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, हमारे लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, कॉस्ट लो है। हमारे सारे एग्रीमेंट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, वो सारे हाई कॉस्ट इकोनॉमी के साथ हुआ है। आप देखिए, यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, सारे हमसे हाई कॉस्ट इकोनॉमी है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस के माध्यम से अगर हम देखें तो हर एफटीए में हम ज्यादा एडवांटेज। अच्छा, जब दो इकोनॉमी को आपस में जोड़ते हैं तो एडवांस कंट्रीज के जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, उनके पास ग्रेट क्वालिटी बढ़िया होती है, बढ़िया फैसिलिटीज होती हैं और उनके जो सामान होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। तो क्या हमारे जो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके पास उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है? तो क्या छोटे मैन्युफैक्चरर्स वाले इंडिया में, उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है मार्केट में? देखिए, ये कुछ क्षेत्रों में तो हो सकता है, लेकिन जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जिस तरीके के उद्योग में हैं और जिस तरीके के सामग्री वो बनाते हैं और जिस मार्केट सेगमेंट के लिए वो बनाते हैं, उसके साथ ये एमएनसीज के जो सामग्री है, उसका मार्केट सेगमेंट है, काफी अलग होती है। जैसे मान के चलिए कि हमारे यहाँ पे कोई एमएसएमई है या मध्यम वर्ग की कोई उद्योग है, वो जिस क्वालिटी और जिस प्राइस में एक वॉच बनाएगा या पेन बनाएगा या कुछ प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाएगा, और जो एक बड़ी एमएनसी है, वो जिस क्वालिटी और जिस सामग्री जैसे बनाएगा, उसमें बहुत डिफरेंस है। जो आम वर्ग के लोग हैं, वो ब्रांड नेम नहीं खरीदेंगे, वो ब्रांड नेम जो है ऊंचे वर्ग के लोग ही खरीदेंगे। तो मार्केट सेगमेंटेशन की तरह अगर देखा जाए तो कंपटीशन ओवरलैप उतना नहीं होता है। अब क्या हम जो लगातार एफटीएस कर रहे हैं, इसका फायदा हम पूरी तरह से उठाने के लिए, सब दूसरी बात आती है कि लॉजिस्टिक्स, हमारे पास लॉजिस्टिक जो चैन है वो बहुत स्लो है बाकी कंट्रीज के तुलना में। तो इसमें क्या सुधार की जरूरत है और इंडिया की लॉजिस्टिक्स को हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, हमारे लॉजिस्टिक्स में पिछले 7 8 10 सालों में बहुत इंप्रूवमेंट ऑलरेडी आया है। आप जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, रेल हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, बहुत काम हुआ है। तो बहुत हद तक तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही है। लेकिन आगे जाकर सबसे बड़ी जो हमारी कॉस्ट वहाँ पे बैठता नहीं है ठीक से, कि जो हम लोग इसे हिंटरलैंड कहते हैं, मतलब
देश के अंदर से पोर्ट या एयरपोर्ट तक पहुंचना ट्रक के माध्यम से या रेल के माध्यम से, उस पे अभी भी काम और होना बाकी है। उसमें एफिशिएंसी, कॉस्ट और टाइम, जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा उसको कंट्रोल में रहेंगे, हमारी कॉस्ट और ज़्यादा अच्छी बनेगी और कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ेगी। सर हम ट्रेड है अमेरिका के साथ, मेक्सिको के साथ या जो हमारे दूर कंट्रीज हैं, दूर के देश, उनके साथ तो हम आसानी से कर लेते हैं। लेकिन साउथ एशिया में जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ कई बार होता है कि नेपाल या बांग्लादेश भेजने के लिए हमें 4-4 दिन ट्रक को इंडिया के बॉर्डर पे वेट करना पड़ता है। तो ये भारत की पॉलिसीज़ का डिफेक्ट है या हमारी इसका कुछ और रीज़न है? देखिए, पॉलिसीज़ का डिफेक्ट नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू है। और जो लैंड पोर्ट होता है, उसमें एक यूनिकनेस होता है कि जो काम होता है, वो साइमल्टेनियसली होता है। मतलब भारत से एक ट्रक पहुँचा बेनापोल पेट्रापोल बॉर्डर में या फिर ककरविट्टा बॉर्डर में नेपाल के साथ, और फिर इमीडिएटली उसको अंदर जाना होता है, फिर नेपाल में घुसना होता है। मतलब जो एफिशिएंसी है, दोनों तरफ में होना चाहिए। कि हमारे यहाँ पे जो आउटबाउंड क्लियरेंस है, और वो नेपाल या बांग्लादेश में जो इनबाउंड क्लियरेंस है, वो तालमेल अगर नहीं होती है, तो आप ट्रकों की लाइन बढ़ती रहती है। तो भारत बहुत आगे बढ़ के लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नामक एक संगठन है, उसके माध्यम से जो हमारे प्रमुख लैंड पोर्ट्स हैं, उसमें काफ़ी काम किया है। उसमें ऑटोमेशन, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रक के मैनेजमेंट के तरीके, प्रोसीडियर्स, बहुत कुछ लास्ट 5-6 सालों में हुआ है। अभी प्रश्न ये उठता है कि हमारे पड़ोसी देशों में भी, उसके ऑपोजिट साइड में भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, ताकि जो हम थ्रूपुट कहते हैं, दोनों साइड की एफिशिएंसी तालमेल हो। और एक बार वो हो जाएगा, तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे ये ठीक हो रहा है। अगर मैं 10 सेकंड और ले सकता हूँ, मेरे अपने राज्य में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के जो बॉर्डर है, बेनापोल पेट्रापोल का दुनिया के सबसे खराब लैंड पोर्ट्स में माना माना जाता था। एक ज़माना था आज से 15-20 साल पहले, जहाँ पे ट्रकों की 7-8 किलोमीटर लॉन्ग लाइन लगती थी। अब अगर आप अभी जाएँगे, तो वो लाइन अभी छोटे होके 700-800 मीटर हो गया है। वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट हुआ है और हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं इम्प्रूवमेंट। सर ग्लोबल ई-कॉमर्स का जो मार्केट है काफ़ी एक $800 बिलियन के आसपास का है। जी। चीन का एक छोटा व्यापारी अलीबाबा डॉट कॉम से इंडिया में आसानी से सामान बेच लेता है, चाहे दूसरे वेबसाइट्स के माध्यम से। लेकिन भारत के जो छोटे व्यापारी हैं अपने यूनिक प्रोडक्ट्स, जो क्रिएटिव प्रोडक्ट्स चीन या दूसरे कंट्रीज में नहीं बेच पाते। इसका क्या रीज़न है? और हम ग्लोबल ई-कॉमर्स मार्केट में बहुत पीछे हैं। देखिए, आपका बात सत्य है, लेकिन अभी पिछले 4-5 सालों में ई-कॉमर्स का व्यापार बहुत बढ़ा है, इंडिया से भी बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारा जो प्रोडक्ट्स, इसमें हम हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है, जहाँ पे हम माहिर हैं, वो थोड़े हाई क्वालिटी आर्टिसनल प्रोडक्ट्स हैं, जो यूरोप, यूएस मार्केट में ज़्यादा बिकती है। तो वहाँ अब हम लोग बेच भी रहे हैं। और धीरे-धीरे जो युवा पीढ़ी है, वो डिजिटली काम करने में, मार्केटिंग करने में, प्रोडक्ट को सेल करने में, ऑनलाइन पेमेंट मैनेज करने में, वो बहुत उसका एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है। हमारे जो पिछले जनरेशन के जो व्यापारी थे, वो शायद शायद इतने एक्सपर्ट, उनके वो एक्सपर्टीज़ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो जैसे-जैसे नए जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स हमारे देश में आ रहे हैं, तो ये अपने आप देखेंगे कि ई-कॉमर्स का बढ़ोतरी हो रही है। सर दुनिया की जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, वो चाइना प्लस वन पॉलिसी अपनाए हैं। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही, यूएस का भी कोई कंपनी, एप्पल हो चाहे बड़ी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में सेटअप करती है। लेकिन अब जियोपॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल टेंशन्स की वजह से चाइना प्लस वन पॉलिसी अपना रही है। लेकिन भारत उन कंपनियों को अट्रैक्ट करने की तुलना में मैक्सिको या वियतनाम ज़्यादा वहाँ से कंपनियाँ शिफ्ट कर रही हैं। तो भारत की जो हमारी पॉलिसी है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वो कैसे और फ़ायदा उठा सकते हैं? और कई बार तो ट्रोल भी लोग करते हैं कि मेक इन इंडिया की जगह असेंबल इन इंडिया हम कर रहे हैं। देखिए, पहला आपका दूसरा प्रश्न का मैं पहले उत्तर दूँगा। चीन या वियतनाम या उसके पहले ताइवान, थाईलैंड वगैरह, ये सारे देश असेंबली से ही अपना जर्नी शुरू किया था। आप वैल्यू चेन में धीरे-धीरे बढ़ते हो। तो ये असेंबल्ड इन इंडिया की जो ये क्रिटिसिज़्म है, ये बिल्कुल वैलिड नहीं है। एप्पल फ़ोन जो इंडिया से आज एक्सपोर्ट हो रहा है, आज से 3-4 साल पहले जितना एप्पल फ़ोन में इंडिया में काम होता था, असेंबली के बियॉन्ड भी आज वो काम हो रहा है। और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि 70-80% ऐसे जो पूरा काम है फ़ोन का, वो इंडिया में ही हो रहा है। तो ये टाइम लेता है और हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। जहाँ तक इंडिया ये चाइना प्लस वन की प्रश्न है, देखिए हमारे देश में आज भी कोई उद्योग लगाने के लिए, फैक्ट्री या वेयरहाउस लगाने के लिए बहुत सारे आपको दुविधाओं और चैलेंजेस में जाना होता है। लैंड एक्विजिशन है, अलग-अलग रेगुलेशंस के अप्रूवल्स हैं। तो जिसे हम लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कहते हैं, उसमें हम लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं वियतनाम जैसे देशों की तुलना में। तो वहाँ पे भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे राज्य हैं जो इस एरिया में बहुत प्रगति कर चुके हैं, और उस राज्यों में इन्वेस्टमेंट्स बहुत जल्दी, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, गुजरात हो गया, बहुत इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। मेरी दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो चैलेंज है, कि हमारे राष्ट्र के बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भारत के पूर्व के जो राज्य हैं, ईस्टर्न यूपी हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, वहाँ पे
रहती है और इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स की आवश्यकता है ताकि उद्योग वहां पहुंच सके। हम यूपी में तो कुछ अच्छे काम देख रहे हैं, बाकी राज्यों में भी हमको उम्मीद है कि वो राज्य सरकार इस पे ऊपर ध्यान देगी, क्योंकि केंद्र सरकार कुछ हद तक रिफॉर्म्स कर सकती है, बाकी जो लोकल रिफॉर्म है वो सारे राज्य सरकारों के हाथ में। कोई डेटा आ रहा था कि जो साउथ इंडिया है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और सारी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वहीं हो रही है, और नॉर्थ इंडिया का है वो सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ रही है और लेकिन उतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं हो रही। तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं कि जो डेवलपमेंट का जो पैमाना है दोनों तरफ बराबर हो? देखिए ये जो प्रश्न है वो पहले प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ। राज्य सरकारों को उद्योग के लाने के लिए जो भी सहायता करनी पड़ेगी, वो सिंप्लीफिकेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब तक नहीं होगा, जब तक आप सुरक्षित नहीं महसूस करोगे, तब तक उद्योग बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं आएगा। तो यही सारे चैलेंजेस हैं। आज अगर अब मैं देखूं बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में फिर भी थोड़ा सा प्रगति हो रही है, यूपी में ज्यादातर वेस्टर्न यूपी पे हो रही है, ईस्टर्न यूपी में अभी थोड़ा पीछे है, बुंदेलखंड तो बहुत ही पीछे है। तो जब तक ये सारे जो प्रांत हैं, राज्य हैं, वहाँ पे पूरी तरह से वो राज्य सरकार कमिट नहीं करेगी कि भाई हम यहाँ पे उद्योग को लाना है और लाने के लिए जो जो भी सुविधाएं देना है वो हम करेंगे, तब तक ये हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज तमिलनाडु या कर्नाटक या महाराष्ट्र इसलिए आ गया है क्योंकि उनके राज्य सरकारों ने ऐसे 10-15 साल से इसके ऊपर लगातार काम कर रही है। सर, आपने वर्ल्ड बैंक के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ और बड़ी कंपनियों के साथ, भारत सरकार के साथ भी काम किया। इंडिया की मार्केट काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है और इस कारण चाहते हैं दुनिया भर के देश चाहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड करें और हम उनके मार्केट के एक्सेस लें। क्या इंडिया अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है उस तरीके से सेटअप कर रहा है या सिर्फ हम बड़े मार्केट बंद कर रह जाएँगे और दुनिया की कंट्री हमारे पास बेचेंगे, हम दुनिया को कुछ नहीं बेच पाएँगे? देखिए ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप बड़े मार्केट हैं और आपके पास इतना डिमांड है और आप ये एफटीएस कर रहे हो। इस एफटीएस जो करती है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कह रहा था कि स्टेबिलिटी लाती है, हुँ, इससे इन्वेस्टमेंट्स भारत में और ज्यादा है। हुँ, उससे माध्यम से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, उससे नौकरियां होंगी, एक्सपर्टीज बढ़ेगी। और आप देख भी रहे हैं कि बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, चाहे वो एप्पल हो, बड़े बड़े केमिकल मैन्युफैक्चरर्स हो, वो सारे इंडिया में आ रहे हैं। जैसे ही आप दुनिया के साथ जुड़ेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि डेमोग्राफिक जो हम लोग कहते हैं कि टैलेंट और यंग लोग हुँ, सबसे ज्यादा अमाउंट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो ये इंडिया में आज है। तो ये देखते हुए आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना ही आना है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना ही बढ़ना है। हमारे देश के अंदर कुछ रिफॉर्म्स हमको और ज्यादा तेजी के साथ करना है, ताकि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हो वो ज्यादा बढ़े। तो क्या परेशानी आती है जो बाहर की कंपनी आती है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने? देखिए वही तो है, मैं कह रहा था कि लोकल लेवल में ऊपर से तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही आप एक कोई फैक्ट्री लगाने गए, मान के चलिए आपको 20 एकड़ की जमीन चाहिए, वहां पे बिजली, पानी, वो सारे सुविधाएं चाहिए, एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए, लेबर लॉ, जैसे अभी और रिसेंटली हम लोगों ने लेबर लॉ को सिंप्लीफाई किया है, पहले उसके भी कॉम्प्लिकेशंस थे। तो ये छोटे छोटे जो है ना, जो दुविधाएं हैं, चैलेंजेस हैं, वो इतनी बड़ी बन जाती हैं। और अगर कोई दूसरे देश में वो इन्वेस्टर जाता है तो एक ही ऑफिस में बैठ के 2-3 दिन में सारा उसका हो जाता है। तो जब ये कंपेयर करता है तो उसको लगता है कि भाई मैं उस देश में क्यों नहीं जाऊं। तो जब तक हम उस इस ये इश्यूज को हम लोग नहीं ठीक कर पाएंगे, और जैसे आप जानते हैं कि ये जो दफ्तर में बैठ के ये काम जो होता है, ये राज्य सरकार के अंदर सारे डिपार्टमेंट आते हैं। इसीलिए हम देखते हैं इतना डिफरेंस है कि तमिलनाडु में सारे इन्वेस्टमेंट जा रहा है, महाराष्ट्र में जा रहा है, उड़ीसा या बिहार या बंगाल में नहीं जा रहा है, इसी कारण से। तो जब तक हमारे सारे राज्य, स्पेशली वो राज्य जहाँ पे इतनी सारी हमारी पॉपुलेशन है, टैलेंट है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देगी, तब तक हम ये चैलेंज हमारे पास हमेशा है। इन एफटीएस का लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा, खासकर जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं? देखिए एफटीएस का सबसे बड़ी इम्पैक्ट होगा कि आपका जो पूरा एंटरप्रेन्योर एनर्जी है और आपके जो यंग पॉपुलेशन है, वो इस एफटीएस को अपने माध्यम बनाकर जो अपॉर्चुनिटीज है उस मार्केट में, उसको लीवरेज कर पाएगी, अपने बिजनेसेस बढ़ा पाएगी, क्योंकि ये एफटीएस आपको एक स्थिर, स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जो आज की, जैसे आप हम लोग शुरू भी किए थे कि जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस बहुत है, उसको एड्रेस करने के लिए बहुत सहायता करती है। तो ये एक माध्यम बनेगा जिससे हमारे उद्योग, हमारे यंग टैलेंट, जैसे एफटीएस, ये भी आपको वीसास भी एफटीएस के माध्यम से मिलता है। और जहाँ पे डेमोग्राफिकली वो कंट्रीज बहुत एज हो गए, बूढ़े हो गए हैं लोग, उनको लोगों लेबर का भी डिमांड रहेगा, तो हमारे यहाँ से एम्प्लॉयमेंट का भी अपॉर्चुनिटी यहाँ से जाएगा। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एफटीएस के माध्यम से। सर, हम देख रहे हैं कि जो इंडिया की जो पोर्ट सिटीज़ हैं वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं और एक समय पर हमारा बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग या जो ट्रेड का जो सेंटर हुआ करता था, बंगाल हुआ करता था ब्रिटिश ज़माने में भी, उसके बाद भी। लेकिन पिछले 30-40 सालों में बंगाल उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा है, या कह सकते हैं कुछ हद तक डिक्लाइन कर रहा है। जो वहाँ से फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ थी वो बाहर निकल रही हैं। इसका क्या कारण है?
सबसे बड़ा कारण राजनीति है, क्योंकि 1977 से है वहाँ पे वामपंथ सरकार रही जो उद्योग के बहुत खिलाफ थे, और वहाँ पे लेबर यूनियन और जो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज थे, जो 70 के दशक में आपको शायद आपको पता होगा नक्सल मूवमेंट चली थी, तो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, उसके बाद वामपंथ सरकार का एंटी इंडस्ट्री जो उनका पूरा स्टैंड था, उससे बहुत सारे बड़े इंडस्ट्रीज, आज जो बहुत सारे बड़े इंडस्ट्रीज के आप नाम जानते हो या सुनते हो, वो कलकत्ता बेस्ड हुआ करता था। आज मुंबई, दिल्ली, अलग अलग शहरों में वो चली गई है, तो और वो चलता रहा। फिर आप जानते हैं कि थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जब वो थे, तो नैनो प्लांट लगनी थी और कुछ बड़े केमिकल प्रोजेक्ट्स भी आए थे, तो वो लैंड के इश्यूज के लिए जो कुछ लेजिटिमेट भी था वो कंसर्न्स, जो मूवमेंट चला, उसे तृणमूल सरकार बंगाल में आ गई। तृणमूल सरकार से लोगों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो कुछ काम नहीं किया है। वो पूरा, अगर मैं कहूँ तो सारे प्रगति में और ज्यादा बाधाएं उन्होंने क्रिएट किया है पिछले जितने सालों से वो पावर में है। तो उसलिए बंगाल कंप्लीटली, ये जो पॉलिटिकल कल्चर बंगाल का रहा, एक जमाने में जो 60s के दशक में भारत के मेन इंडस्ट्रियल लोकेशंस में हुआ करती थी, आज वो न पहले 10 में भी नहीं आता है। तो ये स्थिति है। बंगाल के पोर्ट्स पर ही बिहार भी निर्भर करता है अपने ट्रेड करने के लिए, तो इसका रीजन भी एक वो हो सकता है कि बंगाल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस कारण बिहार या जो लैंडलॉक उसके आसपास के क्षेत्र हैं, झारखंड या उत्तर प्रदेश, उसको भी परेशानी हो रही है। देखिए, आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बिहार या ईस्टर्न यूपी, वाइजाग या उड़ीसा के पोर्ट्स भी पहुंच सकते हैं, तो कलकत्ता पोर्ट इन राज्यों की प्रगति में कोई बाधा नहीं कर रहे हैं। और सही बात तो यह है कि जब रिवर पोर्ट जो है, आज जहाज की जो साइज है, कंटेनर जहाज, जो बहुत बड़े कंटेनर जहाज है, वो कलकत्ता जैसे पोर्ट में आ भी नहीं सकती हैं, क्योंकि उसका जो डेप्थ चाहिए वो नहीं प्राप्त होगा कलकत्ता पोर्ट में। तो कलकत्ता पोर्ट खुद ही धीरे धीरे डाइंग पोर्ट है, हल्दिया में मूव कर चुकी है, आप जानते हैं डाउन रिवर हल्दिया पोर्ट है। अभी लोग कह रहे हैं कि और डाउन रिवर एकदम समुद्र के जो जहाँ पे नदी जाके मिलता है, वहां पे पोर्ट बनने से डेप्थ मिलेगा। तो कलकत्ता पोर्ट मेरे नजरिए से उसका ज्यादा कुछ भविष्य है भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना विस्तार से और इतने अच्छे से इस चीज़ों को समझाने की, और बहुत अच्छी